देखिए अब हम बात करते हैं बेसिकली मध्य हिमालय के बारे में, है ना। जैसे अभी आपने उत्तर हिमालय पढ़ा, है ना। उत्तर हिमालय में आपको पता चला कि भाई इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6,500 मीटर है। यहाँ पे विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित है ना। यहाँ पर बहुत सारे हिमनद है। अब बात करते हैं उत्तर हिमालय के जस्ट नीचे जो हमारा मध्य हिमालय आता है। जैसे देखो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपसे बात करी थी कि अगर आप उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय को देखेंगे तो जैसे ये हमारा था, है ना, उत्तर हिमालय, नॉर्दर्न हिमालयास, जिसको हमने क्या कहा था, हिमाद्री, है ना। फिर हमने देखो इसके जस्ट नीचे कौन सा लिया था, मध्य हिमालय, जिसको लेसर हिमालयस भी कहा जाता है, जिसके लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया था हिमाचल। और सबसे नीचे हमने बात करी थी दक्षिण हिमालय, यानी कि जिसको हमने कहा था शिवालिक। ठीक है, मैंने आपसे बात करी कि भाई ये वास्तव में क्या है, तीनों अलग श्रेणियां हैं, ब्रांचेज हैं, है ना। और इनके बीच में बकायदा दरार भी है। जैसे उत्तर और मध्य हिमालय के बीच में जो दरार है उसको हम बोलते हैं एमसीटी। क्या बोलते हैं, एमसीटी, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, समझ रहे हैं आप। ऐसे कैसे, जो मध्य और दक्षिण हिमालय के बीच में इसको कहते हैं एमबीएफ, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और फिर देखो दक्षिण हिमालय जहां पे खत्म होता है ना, तो वहां पे भारत के मैदान शुरू हो जाते हैं, जिनको अपन भारत के उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदानी प्रदेश, ये गंगा यमुना के मैदान, पंजाब हरियाणा के मैदान, या इनको अपन नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो दक्षिण हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच में जो एक और दरार घाटी है उसको अपन कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बेसिकली क्या है, ये दरारें हैं, घाटियां हैं, है ना। मेन सेंट्रल थ्रस्ट को अपन कह देते हैं मुख्य केंद्रीय दरार, मुख्य केंद्रीय दरार, है ना। मेन बाउंड्री फॉल्ट को अपन कह देते हैं मुख्य सीमांत दरार। और हिमालय सम्मुख दरार या हिमालय के सामने की दरार। ठीक है, तो बकायदा ये तीन ब्रांचेस अलग अलग चलती है। उत्तर हिमालय की हमने बात कर दी, अब हम बात करते हैं मध्य हिमालय की। एक बार मैं आपको मैप के अंदर अगर बताऊं, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया था जब हमारी बात हुई थी, कि आप देखें तो मैंने आपसे बात करी कि जस्ट यहाँ पर हिमालय की जो एक श्रृंखला चल रही है इसको हम बोलेंगे मध्य हिमालय, है ना। इसके जस्ट नीचे से जो शाखा शुरू हो जाती है वो है मध्य हिमालय, उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय, और सबसे नीचे जो शाखा हमारी है उसको हमने कहा था दक्षिण हिमालय या शिवालिक। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मध्य हिमालय के बारे में। तो मध्य हिमालय से संबंधित जो जो भी बातें हैं वो अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। मध्य हिमालय, देखिए मध्य हिमालय को अपन लेसर हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालय। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, देखो सबसे पहले आपको याद रखनी है यह उत्तर हिमालय के दक्षिण में स्थित है ना। उत्तर हिमालय के जस्ट कहां पर है, दक्षिण में स्थित है। फिर औसत ऊंचाई, अगर इस जगह की अपन एवरेज हाइट की बात करें तो वो 3,000 से 4,500 मीटर के बीच में है ना। अब मध्य हिमालय जो है ना बेसिकली दो पर्वतों से मिलकर बना है। मध्य हिमालय में क्या है, देखो ऊपर वाला पार्ट जो है ना इसको तो अपन कहते हैं पीर पंजाल। मध्य हिमालय में दो पर्वत हैं, ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, पीर पंजाल, और जो इसका नीचे वाला पार्ट है ना उसको कहते हैं अपन धौलाधर। इसको क्या कहते हैं, धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में से जो नदी निकलती है उसको अपन कहते हैं रावी नदी। कौन सी नदी कहते हैं, रावी नदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि रावी नदी कौन से दो पर्वतों के बीच में से एक भ्रंश घाटी में होकर बहती है। भ्रंश घाटी मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कोई दो पर्वत है, इनके बीच में जो वी आकार की घाटी है जहां से कोई नदी लेके बाहर आएगी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। इंग्लिश में अगर अपन लिखें तो इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। ठीक है, तो आप याद रखना कि रावी नदी पीर पंजाल तथा
धौलाधर के मध्य से एक भ्रंश घाटी में होकर बहती है। ठीक है, तो रावी नदी कौन से दो पर्वतों के मध्य से, पीर पंजाल और धौलाधर के मध्य से भ्रंश घाटी में होकर बहती है। और पीर पंजाल और धौलाधर दोनों ही किसका पार्ट है, मध्य हिमालय का पार्ट है। अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, जैसे JNK और हिमाचल प्रदेश जो है वहां पर जो पहाड़ियां हैं वो पीर पंजाल की पहाड़ी, जैसे आपने वैष्णो देवी का नाम सुना होगा, है ना, वैष्णो देवी पीर पंजाल की पहाड़ियों में स्थित है। और आप अगर उत्तराखंड में जाए, उत्तराखंड मोस्टली धौलाधर का पार्ट कहाँ पर है, उत्तराखंड में, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब कुछ जो है ये कहाँ पर है, धौलाधर की पहाड़ियों में स्थित है। इसके अलावा आप देखो मध्य हिमालय की कुछ भौतिक विशेषताएं हैं, थोड़ी उनकी चर्चा करें अपन, है ना। तो मैं लिख देता हूं मध्य हिमालय की भौतिक विशेषता, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसर हिमालयास, है ना। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स वगैरह पाए जाते हैं, वो अपने कोर्स एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे आप देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मर्ग की, किसकी बात करेंगे, मर्ग की। दूसरी हम बात करेंगे बुग्याल या पयार की, बुग्याल या पयार, ठीक है, बुग्याल, इसको इंग्लिश में भी बुग्याल या पयार ही बोलते हैं। फिर देखो हम बात करेंगे, एक बात कर लेते हैं करेवा की, एक बात कर लेते हैं हम दून या द्वार की, ठीक है। एक किसकी बात कर लेते हैं, करेवा की, एक बात कर लेते हैं अपन दून या द्वार की। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं मर्ग से, ठीक है। आप देखो मर्ग क्या होते हैं कि एक तो जब आप श्रीनगर से कारगिल जाएं, श्रीनगर से कारगिल के मध्य पाई जाने वाली पर्वतीय घाटियां जो सर्दियों में बर्फ से ढक जाती हैं, सर्दियों में किससे ढक जाती हैं, बर्फ से ढक जाती हैं, तथा गर्मियों में क्या होता है, वहां पर जब बर्फ पिघलती है ना तो हरे घास की एक चादर हो जाती है, गर्मियों में हरे घास की चादर से ढक जाती हैं। तो ऐसी पर्वतीय घाटियां जो है स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है, मर्ग कहलाती है। जैसे आप मर्ग के अगर उदाहरण लें, उदाहरण आपने नाम सुने होंगे, गुलमर्ग, है ना, सोनमर्ग, यूसमर्ग आदि, ये सब क्या है, इस तरह के मर्ग के उदाहरण है। समझ रहे हैं आप। श्रीनगर से कारगिल के मध्य पाई जाने वाली पर्वतीय घाटियां जो सर्दियों में किससे ढक जाती है, एकदम बर्फ से ढक जाती है, और गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो उनके ऊपर एक हरे घास की चादर आ जाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं। फिर देखो बुग्याल या पयार क्या है। बुग्याल या पयार अगर आपको करना है तो इसमें सिर्फ इतना सा याद रखो, उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास के मैदान, उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास के मैदान स्थानीय भाषा में बुग्याल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बुग्याल कहलाते हैं। मतलब आप साल में किसी भी समय चले जाइए, आपको हमेशा वहां पर क्या मिलेगी, हरी घास मिलेगी, ठीक है। इन्हीं को अपन बुग्याल या प्यार कहते हैं। तो देखो आप मर्ग तो कहाँ मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, श्रीनगर से कारगिल, यानी कि ये कहाँ पर जाना है आपको, जम्मू कश्मीर में जाना है। फिर बुग्याल या प्यार आपको कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे। ये जो राज्य है ना, इस पर सवाल आता है कि भाई बुग्याल कहाँ पर है, कि उत्तराखंड में घास का मैदान है, मर्ग कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। फिर देखो करेवा, करेवा क्या है, करेवा बेसिकली यह एक प्रकार की मिट्टी है, एक प्रकार की मिट्टी है जिसमें केसर की खेती की जाती है, केसर की खेती की जाती है, और यह जम्मू कश्मीर में मिलती है। कहाँ मिलती है करेवा, जम्मू कश्मीर में मिलती है, ठीक है। करेवा बेसिकली क्या है, बहुत ही बारीक मिट्टी है। एक्चुअली क्या होता है कि ये बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं ना, ये क्या पर्वत की ढलानों के ऊपर ऐसे सरकते रहते हैं।
ये जब सरकते हैं तो पर्वत का अपर्दन होता है और उस अपर्दन के कारण बहुत बारीक मिट्टी बनती है। बर्फ जब नीचे आती है वो तो पानी बन के निकल जाता है, परंतु क्या है कि ये जो मिट्टी है ये नीचे मैदानों में जमा हो जाती है। इसी मिट्टी को अपन क्या बोलते हैं, करेवा। करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए बेस्ट है। आपको पता होगा कश्मीर की केसर बहुत बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती है। ऐसी बात नहीं केसर और जगहों पर नहीं होती, केसर बहुत जगहों पर होती है। आप पाकिस्तान ले लीजिए, मध्य एशिया के देश ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, केसर की खेती तो ये भी करते हैं, बट जो क्वालिटी कश्मीर की केसर की है वो इनकी नहीं है, समझ रहे। और इसका बहुत बड़ा कारण किसको, करेवा मिट्टी को भी दिया जाता है ना। और विश्व में देखो बेस्ट क्वालिटी की जो केसर है ना वो पैदा होती है पंपोर बारामूला में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये दून और द्वार अपन आगे कर लेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट लगा के लिख देते हैं। विश्व में बेस्ट क्वालिटी की केसर पंपोर बारामूला, जम्मू कश्मीर का एक जिला है बारामूला में उगाई जाती है। पंपोर बारामूला में उगाई जाती है, ठीक है। तो आपने देखो मर्ग समझ लिया, बुग्याल समझ लिया, करेवा समझ लिया। अब आप समझ लीजिए दून या द्वार। दून या द्वार किसे कहा जाता है, 4 नंबर में लिख देता हूं, दून या द्वार। तो ये भी देखो सबसे पहले तो आपको कहां पर मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा। और एक्चुअली ये चीज क्या है तो आप देखें, उत्तराखंड में पाई जाने वाली गहरी, संकरी तथा लंबी, गहरी, सकरी तथा लंबी घाटियां स्थानीय भाषा में दून या द्वार कहलाती, ठीक है। जैसे उदाहरण दूं मैं, अगर आपको इसकी उदाहरण अगर आपके सामने मैं लिखूं तो जैसे आपने नाम सुना होगा देहरादून, है ना। आपने नाम सुना होगा कोटली दून, आपने नाम सुना होगा हरिद्वार, ठीक है। तो ये सब क्या है, दून या द्वार के उदाहरण है। तो मध्य हिमालय में से देखो अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो या तो मर्ग पे बनेगा, करेवा पे बनेगा, दून या द्वार पे बनेगा, या बुग्याल या प्यार पे बनेगा। आपको मैं अभी इसके अंदर है ना सबकी फोटोज बता देता था कि क्या, तो फोटोग्राफिक मेमोरी भी हमारी अच्छी होती है। आप इनको फोटोज को देखिए और आप आइडिया लगाइए कि हाँ किसका संबंध किससे है। तो देखिए अभी आपने जो बातचीत करी में से, जैसे कि आपने अभी देखा क्या, मर्ग, बुग्याल, प्यार, करेवा, है ना। आप इन सबको फोटो में देखो, हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी होती है ना, आपको याद हो जाएगा। जैसे आप देखो सबसे पहले हमने जो बात करी थी मर्ग की, जैसे मैंने आपको गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह बताए। आप देखिए तो ये सर्दियों में तो क्या होता है कि इस तरीके से ये बर्फ़ जम जाती है ना, बर्फ़ जम जाती है। और फिर जैसे ही आप गर्मियाँ आती हैं, बर्फ़ पिघलते ही नमी होती है तो घास उग जाती है। तो मर्ग जो है ये आपको हमेशा कहाँ पर मिलेंगे, JNK में मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, ठीक है। और ये जो फोटो मैंने लिया है ये गुलमर्ग का है, बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, जाना चाहिए आपको। फिर देखिए मैंने दूसरी चीज़ जो बात करी बुग्याल या प्यार की करी। बुग्याल या प्यार जो है ये आपको हमेशा, ये कहाँ पर मिलेंगे, ये उत्तराखंड में मिलेंगे, है ना, उत्तराखंड में मिलेंगे। आप देख सकते हो कि ये जो हरी घास की चादर बिछी हुई है साल भर ऐसी रहेगी, है ना। इसमें ऐसा नहीं होगा कि सर्दी आएंगी तो बर्फ़ चले जाएंगी, बर्फ़ बिछ जाएगी और गर्मियों में वापस हरी घास आ जाएगी, नहीं। ये घास का मैदान है और साल भर ये घास का मैदान ही रहेगा। तो बुग्याल का क्वेश्चन आ जाए तो बुग्याल हमेशा कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा। करेवा मैंने आपको बता ही दिया, करेवा एक प्रकार की मिट्टी है जिसमें केसर की खेती होती है और बेस्ट क्वालिटी की केसर कहाँ पे होती है, पंपोर बारामूला में होती है। फिर आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, दून या द्वार। आप देखिए ये कैसी घाटियाँ हैं, आप देखिए एक तरफ आप इसमें देखें तो ये पर्वत की घाटी एक तरफ है, पर्वत की घाटी दूसरी तरफ है। इनके बीच में ये जो आने जाने का रास्ता है ना, दैट इसको वैली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वैली या घाटी बोलते हैं। तो आप उत्तराखंड में जाएं तो आपको ऐसी बहुत सारी वैली मिलेगी, घाटियाँ मिलेंगी, और इन्हीं घाटियों को स्थानीय भाषा में अपन क्या कहते हैं, दून या द्वार कहते हैं, ठीक है। तो ये मध्य हिमालय की प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं, 4 भौतिक विशेषताएं याद रखनी है। कौन कौन सी, मर्ग, बुग्याल या प्यार, करेवा और दून या द्वार। अब देखिए मध्य हिमालय में और क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए मध्य हिमालय में कई सारे धार्मिक स्थान, मध्य हिमालय में कई सारे धार्मिक स्थान
या आप इनको तीर्थ स्थान भी बोल सकते हैं, होली प्लेसेस बोल सकते हैं, जहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, वो यहाँ स्थित है। कौन कौन से स्थित है देखो, जैसे आपको यहाँ पे मिलेगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। आपने 4 धाम के बारे में सुना होगा कि भारत के उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारकापुरी। ये छोटे 4 धाम है। इन चारों को अपन क्या बोलते हैं, छोटे 4 धाम। उत्तराखंड के 4 धाम भी बोल सकते हो आप इनको उत्तराखंड के 4 धाम भी बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, छोटे 4 धाम। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे, है ना। ये सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इसके अलावा आप उत्तराखंड में जाओ तो आपको इसके अलावा आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऋषिकेश, है ना, ऋषिकेश, हरिद्वार, आजकल एक बड़ा फेमस चल रहा है कैंची धाम, है ना, नीम करोली बाबा का वहाँ पर बड़ा आश्रम है। ये सारे धाम आपको कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे, ठीक है। फिर आप देखो, अगर आप चले जाओ जाखू, है ना, आप चले जाओ गुरुद्वारा मणिकर्णन, यहाँ पर गर्म पानी के कुंड है गुरुद्वारा मणिकर्णन में, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे हिडिंबा मंदिर, है ना। आपको चिंतपूर्णी माता का मंदिर मिलेगा, चिंतपूर्णी माता मंदिर, है ना। ये जो चीज़ें आपको मिलेंगी, ये आपको कहाँ पर मिलेंगी, ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगी। तो कई सारे आपको यहाँ पर तीर्थ स्थान मिलेंगे, धार्मिक स्थान मिलेंगे। ऐसे कैसे आपको मध्य हिमालय में कई सारे पर्यटन स्थल मिलेंगे। मध्य हिमालय में कई सारे टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटन स्थल है। जैसे कौन कौन से, अगर आप जैसे उत्तराखंड में जा रहे हैं, अगर आप कहाँ जा रहे हैं, उत्तराखंड में, ठीक है, तो उत्तराखंड में आप नैनीताल जा सकते हैं, देहरादून जा सकते हैं, ठीक है। अभी एक और बड़ा फेमस जगह है वहाँ पे गैरसैंण भी एक बड़ा टूरिस्ट स्थान है, वहाँ पर जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में और भी बड़े टूरिस्ट स्थान, पर्यटन स्थल स्थित है। जैसे हिमाचल प्रदेश में आप जाओ तो बड़ा फेमस है शिमला, है ना, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, और इसमें से जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो है खजियार। कौन सा, खजियार। खजियार आपको यूं याद रखना है कि खजियार को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, खजियार को कहा जाता है, ठीक है। तो आप जरूर याद रखना, ये सारी चीज़ें किसके लिए, मध्य हिमालय के, ठीक है। अब देखो अगली जो चीज़ है, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे हिमालय के अंदर सबसे पहले उत्तर हिमालय, फिर मध्य हिमालय। अब तीसरी जो चीज़ है, आप इसमें देखो ये कौन सा है, दक्षिण हिमालय, या फिर इसको अपन ने क्या नाम दिया था, शिवालिक। तो अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे शिवालिक की। मैंने आपको एक चित्र बना के भी बताया था, है ना, उसमें मैंने आपसे बात करी थी कि भाई आप देखें हिमालय का जो सबसे बाहरी भाग है ये वाला, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम शिवालिक की बात कर लेते हैं कि शिवालिक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो आप देखिए दक्षिण हिमालय या फिर शिवालिक, दक्षिण हिमालय या फिर शिवालिक। तो आप देखिए सबसे पहले यह हिमालय का सबसे बाहरी तथा सबसे दक्षिणी भाग है, सबसे बाहरी तथा सबसे दक्षिणी भाग है। यह हिमालय का सबसे कमजोर तथा सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। औसत ऊंचाई अगर अपन इसकी देखें तो इसकी औसत ऊंचाई मात्र 800 से 1500 मीटर के लगभग ही है।
शिवालिक का एक बड़ा काम है कि यह या शिवालिक जो है, शिवालिक महान हिमालय पर्वतमाला तथा उत्तरी मैदानों के मध्य, भारत के उत्तरी मैदान है ना, गंगा यमुना वगैरह के मैदानों के मध्य एक सीमा का कार्य करता है, एक सीमा का कार्य करता है। ठीक है, शिवालिक में बस आप इतना ही याद रखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने कंप्लीट किया हिमालय का भौतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने किसके ऊपर बात करी, ऊंचाई के आधार पर हिमालय का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है उसके ऊपर बात करी। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन, रीजनल क्लासिफिकेशन। तो आप देखिए अब हम बात करते हैं हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन, हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन है ना। हिमालय का देखिए जो क्षेत्रीय विभाजन है ये बेसिकली हम किस आधार पर करते हैं, हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन नदियों के बीच में जो हिमालय आ जाता है ना उसके आधार पर करते हैं। जैसे मैं आपको एक इमेज के अंदर बताता हूं कि किस तरीके से विभाजन किया गया है। आप देखिए कुछ इस तरीके से कुछ नदियां हैं, उनके बीच में जो हिमालय आता है उसके आधार पर विभाजन किया। जैसे आप देखें एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी नदी, सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है, इंडस रिवर आप इसको कह सकते हैं, सिंधु। और इधर एक और नदी है, ये कौन सी है, सतलुज नदी। सिंधु और सतलुज नदियों के बीच में ये जो हिमालय का पार्ट आ रहा है इसको अपन कहते हैं पंजाब हिमालय। ये कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय। फिर आप देखिए सतलुज से अगर आप थोड़ा आगे आए तो यहां पर आपको एक नदी देखने को मिलेगी, ये है काली नदी। ये नदी कौन सी है, काली नदी। आगे आप बढ़ोगे एक नदी और यहां पर देखने को मिलेगी, इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। और आप फाइनली यहां आए, ये है ना ये वाली नदी, तो इसको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग। आगे चल के इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो आप देखो अगर आप कहां पे, सतलुज से काली नदियों के बीच में आ जाएं तो इसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसको क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। ठीक है, फिर काली से तीस्ता नदियों के बीच में अगर आप आ जाएं, काली से तीस्ता, तो ये वाला जो हिमालय है इसको अपन कहते हैं नेपाल हिमालय। इसको अपन क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। और फाइनली अगर आप तीस्ता से दिहांग नदियों के बीच में आ जाएं तो इसको अपन क्या कहते हैं, असम हिमालय। और एक्चुअली ये जो हम हिमालय का हम रीजनल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन जिस व्यक्ति ने दिया था उनका नाम था सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड। हिमालय का ये जो रीजनल क्लासिफिकेशन यानी कि क्षेत्रीय विभाजन हमने किया है, ये क्लासिफिकेशन किस व्यक्ति द्वारा किया गया है, सिडनी बुरार्ड द्वारा किया गया है। ठीक है, अब तो इसमें बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं। देखो इसके अंदर क्वेश्चन यही बन सकता है। सबसे पहले तो आप देखें, जैसे कि मैंने लिखा कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। तो सबसे पहले तो आपको नदियां याद होनी चाहिए। कौन कौन सी नदियां हैं, सिंधु से सतलुज नदियों के मध्य, और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई लगभग है 560 किलोमीटर। फिर देखिए दूसरा जो मैंने आपको बताया, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय आपको मिलेगा सतलुज से काली नदियों के मध्य, और इसकी जो लंबाई आपको मिलेगी वो मिलेगी 320 किलोमीटर। फिर आप देखें, आप चले जाएंगे कहां पर, नेपाल हिमालय। कौन सी नदी हो जाएगी, काली से तीस्ता नदियों के मध्य। ये हिमालय का सबसे लंबा पार्ट है, पूरी तरह से नेपाल राज्य में है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 800 किलोमीटर। फिर आप चले जाओ, लास्ट वाला कौन सा है, असम हिमालय। ये कौन कौन सी नदियों के बीच में मिलेगा, ये तीस्ता से आपको दिहांग नदियों के बीच में मिलेगा। और इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो ये लगभग 720 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है,
वैसे तो ये थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि मानचित्र वाला काम है। आप देखो, अगर आप सिंधु से सतलुज नदियों के बीच में जाओ, जैसे आप इस मैप को वापस देखो, सिंधु से सतलुज, अब ठीक है नाम भले ही पंजाब हिमालय लिखा हुआ है, एक्चुअली क्या है कि जिस समय सिडनी बुराड़ ने ये विभाजन किया था ना, उस समय यहाँ पर सिख साम्राज्य था, पंजाब साम्राज्य था, उसमें जम्मू कश्मीर वगैरह सब शामिल थे। बट वर्तमान में अगर आप बात करो ना कि पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो पंजाब हिमालय बेसिकली पड़ेगा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, समझ रहे हैं आप। कुमायूं हिमालय अगर आप जाएं तो कुमायूं हिमालय किसको कहेंगे अपन, उत्तराखंड में जो हिमालय का विस्तार है। नेपाल हिमालय आप जाओ तो नाम से स्पष्ट है कौन से में, नेपाल हिमालय में। और असम हिमालय में आप जाएं तो इसका जो मोस्टली विस्तार है वो कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ओके। और एक और पार्ट अपन कर सकते हैं कि अगर आप पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय में है, तो इस क्षेत्र के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप देखो पंजाब हिमालय के अंदर सबसे ऊंची चोटी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी नंगा पर्वत, ठीक है, लगभग 8126 मीटर जो है इसकी हाइट है। और ये कहाँ पड़ती है, ये JNK में पड़ती है। कुमायूं हिमालय में आ जाओ तो आपको मिलेगी नंदा देवी, है ना, और नंदा देवी 7816 मीटर है ना। और ये कहाँ पे मिलेगी अपन को, उत्तराखंड में मिलेगी। कहाँ पे, उत्तराखंड में। नेपाल हिमालय में आ जाओ तो ऑब्वियस सी बात है, नेपाल हिमालय में एवरेस्ट से ऊंची चोटी तो कोई है नहीं, है ना, नेपाल में स्थित है। और ऊंचाई किसकी है, 8848.86 मीटर है। और अगर आप असम हिमालय में आ जाओ, तीस्ता नदी से शुरू हो जाता है, यानी कि इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है और ये भारत के राज्य सिक्किम में स्थित है। भारत के राज्य कौन से, सिक्किम में स्थित है, ठीक है। तो ये इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकते हैं, नदियों वाला आप याद रखना, राज्य याद रखना। और लास्ट क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है वो क्या बन सकता है, इसकी बीच में जो चोटियां हैं उसका बन सकता है। आप इस व्यक्ति का नाम जरूर याद रखिएगा कि हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन किसने प्रस्तुत किया, सिडनी बुराड़ द्वारा हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन और भी लोगों ने किया है, का यह क्षेत्रीय विभाजन किया गया। हमने जो ये क्लासिफिकेशन किया है ये किसका है, सिडनी बुराड़ का है, ठीक है, कर लोगे, ओके। अब देखो हिमालय के अंदर एक चीज और रह गई, हिमालय के प्रमुख दर्रे। तो थोड़ा दर्रों की बात कर लेते हैं अपन। हिमालय के प्रमुख दर्रे, है ना, पासेज ऑफ हिमालयस। देखो दर्रा क्या होता है, दर्रे ऐसे संकरे मतलब नैरो ऐसे स्थान है जो आपको पर्वतों के पार जाने का रास्ता उपलब्ध कराते हैं। जैसे भाई आपके बीच में कोई ऐसा माउंटेन आ गया है ना, अब आपको उसके पार जाना है, तो ऐसा तो होता नहीं कि अपन पूरा माउंटेन के ऊपर चढ़ेंगे फिर दूसरी तरफ से नीचे उतरेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। पर्वतों के बीच में से ऐसे पतले पतले संकरे रास्ते होते हैं जिसको आप जिस पर आप जाकर पर्वत को क्या कर सकते हो, पार कर सकते हो। इसी को अपन क्या कहते हैं, पास बोलते हैं। जैसे आपने बहुत फेमस नाम सुने होंगे, बनिहाल पास, रोहतांग पास, है ना, इस तरह के नाम सुने होंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। देखो ये अपन करें, इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि पास जो है ये काम कैसे करते हैं, कैसे ये इस तरीके से दो जगहों को ये आपस में ज्वाइन करते हैं। जिससे देखो एक जगह है जम्मू, नाम सुना होगा आपने, एक जगह है श्रीनगर। जम्मू श्रीनगर में 300 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। जम्मू एकदम फ्लैट है, मैदान की तरह है, बट श्रीनगर काफ़ी हाइट पे जाके। तो अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आप दो रास्ते ले सकते हैं, या तो आप जा सकते हो बनिहाल दर्रे से, ठीक है, या फिर आप जा सकते हो पीर पंजाल दर्रे से। दो दर्रे हैं जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं, कौन कौन से, पीर पंजाल और बनिहाल। फिर आप श्रीनगर से थोड़ा और ऊपर अगर जाएं और हाइट के ऊपर एक जगह आ जाती है कारगिल। कौन सी जगह आ जाती है, कारगिल। कारगिल से भी अगर आप आगे चलें तो एक जगह आ जाती है लेह, और लेह से भी आगे आप जाएं तो जगह आ जाती है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन है ये ध्यान रखना कि नुब्रा वैली कहाँ है, नुब्रा वैली लद्दाख में स्थित है। तो श्रीनगर से आप देखो अगर आपको जाना है कहाँ पे, कारगिल, तो जो दर्रा आएगा, जो पास आपको पार करना पड़ेगा उसका नाम है फातुला।
कारगिल से अगर आप लेह की तरफ जा रहे हो तो जो दर्रा आएगा उसका नाम है जोजिला, जोजिला पास। कई बार ऐसे श्रीनगर से लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है उसमें भी जोजिला लिखा हुआ है, गलत नहीं है। फिर लेह से आप और आगे जाएं तो आपको जो दर्रा मिलेगा लेह से नुब्रा घाटी, तो आप जिस दर्रे से जाएंगे वो पास कौन सा है, खारदुंगला। बहुत फेमस दर्रा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बाइक लेकर जाना पसंद करते हैं। लेह से एक दर्रा है ना चाइना भी जाता है। चाइना में एक जगह है जिसका नाम है यारकंद। तो लेह को यारकंद से जो जोड़ने वाला दर्रा है, लाल पेन से लिख देता हूं, लेह को कहां से, यारकंद कहां पे है भाई, यारकंद चीन में है। लेह को यारकंद से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है काराकोरम। कौन सा, काराकोरम। तो काराकोरम पास कहां से जाता है, लेह से यारकंद जाता है। अब देखो श्रीनगर से एक रास्ता जो है, हालांकि जगह पीओके में पड़ती है ना, पर श्रीनगर से आप इस जगह भी जा सकते हैं। ये जगह है गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है। तो श्रीनगर को गिलगित बाल्टिस्तान से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इस दर्रे का नाम है बुर्जिल पास। ये कौन सा दर्रा है, ये दर्रा है बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा। और ये जो जगह हम लिख रहे थे एक्चुअली, तो इस जगह का नाम क्या है, जगह का नाम है गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है। तो आप देखिए ये जितने भी दर्रे मैंने लिखे हैं सारे ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर स्थित है। अब आप देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, इसमें जम्मू कश्मीर का जस्ट नीचे पड़ोसी है, पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो देखो ये जो ऊपर वाले मैंने दर्रे लिखे ये तो कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के हैं सारे दर्रे। अब इस लाइन के नीचे वाले जो मैं दो दर्रे लिख रहा हूँ वो कहाँ के लिख रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश के। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक बहुत फेमस दर्रा है ना, जो कि सीधा लेह को, यहाँ पे एक जगह है स्पीति घाटी, स्पीति वैली, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच में स्थित है। स्पीति घाटी तक जाता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा बेसिकली आता है, एक जगह है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है कुल्लू मनाली। इसका नाम क्या है, कुल्लू मनाली, ठीक है। स्पीति घाटी तक ही जाने के लिए एक और दर्रा जो है वो भी आता है, वो हिमाचल प्रदेश के मंडी से आता है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मंडी, है ना, लाहौल जगह है एक्चुअली, लाहौल नगे का नाम है। तो मंडी से जो दर्रा आता है इसका नाम है बारालाचला। कौन सा दर्रा है, बारालाचला। तो कुल्लू मनाली से कौन सा दर्रा लेह को जोड़ता है, रोहतांग दर्रा, और इधर मंडी से कौन सा दर्रा जोड़ता है, बारालाचला। दोनों पहले कहाँ जाते हैं, स्पीति घाटी जाते हैं, और स्पीति घाटी से फिर आपको कहाँ जाने का रास्ता मिलेगा, ले जाने का रास्ता मिलेगा। अधिकांश लोग जो बाइक वगैरह लेके जाना पसंद करते हैं ना वो इसी दर्रे से यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक चित्र है, एक्चुअली इस चित्र को बनाने का उद्देश्य है कि आप इसको मेमोराइज कर सके, है ना। बाकी लिख तो मैं दूंगा बट मेमोराइज करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। अब देखो अपने को क्या करना है, अपने को हर जगह पर ये जो दर्रे है ना इनका थोड़ा सा डिटेल के अंदर काम करना है। जैसे देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, देखो जम्मू कश्मीर और में मैंने आपको सबसे पहले बताया बनिहाल दर्रा, दूसरा मैंने आपको बताया पीर पंजाल दर्रा। बनिहाल और पीर पंजाल दोनों कहाँ से जाते हैं, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा बनिहाल दर्रे में एक सुरंग है जिसका नाम है जवार सुरंग स्थित है। किसी टाइम में ये जवार सुरंग भारत की लॉन्गेस्ट टनल थी, 4.5 किलोमीटर लंबी है। सुरंग समझते हो ना, पहाड़ों के बीच में से काट के जो रास्ता बनाते हैं उसको सुरंग बोलते हैं। तो जवार सुरंग किसी जमाने में भारत की सबसे लंबी सुरंग थी, अब नहीं है। अब देखो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग
ये कहाँ पर है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। ये दो जो टाउन को जोड़ती है उनका नाम है चिनैनी और नाशरी। यह चिनैनी तथा नाशरी को जोड़ती है, इसे चिनैनी नाशरी टनल भी बोलते हैं। टाउन के नाम है, मतलब छोटे कस्बे हैं उनके नाम है, मतलब एक तरफ से घुसोगे चिनैनी, दूसरी तरफ निकलोगे तो नाशरी। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। याद रह जाएगा कौन से दर्रे में? ये बनिहाल दर्रे में। ठीक है। इसके अलावा देखो मैंने आपको दर्रा बताया फातुला। फातुला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? फातुला दर्रा श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। ठीक है। फिर मैंने आपको एक दर्रा बताया जोजिला। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? कारगिल को लेह से जोड़ता है। अगर इसमें मैं श्रीनगर से लेह कर दूं तो भी कोई गलत नहीं होगा। एक दो जगह पे मैंने ऑप्शन के अंदर श्रीनगर लेह दिखा है, किसमें? जोजिला दर्रे में। फिर देखो अपने पास एक दर्रा था बुर्जिल दर्रा, जो कि किसको किससे जोड़ता था? वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता था। गिलगित बाल्टिस्तान है, उससे जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। फिर मैंने आपको एक और दर्रा बताया काराकोरम दर्रा, है ना। काराकोरम दर्रा किसको किससे जोड़ता है? लेह को यारकंद। यारकंद किधर है? यारकंद चीन में है, चीन से जोड़ता है। तो ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा देखो एक दर्रा अपन और करेंगे, वो दर्रा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन है खारदुंगला। खारदुंगला, है ना। खारदुंगला किस किस को जोड़ता था? लेह को नुब्रा घाटी। लेह से अगर आपको नुब्रा घाटी जाना है तो कौन से दर्रे से जाना पड़ेगा? खारदुंगला से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा खारदुंगला में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क स्थित है, मतलब पक्की सड़क है, वाहन चलाने योग्य सड़क स्थित है, जिसका निर्माण बीआरओ द्वारा किया गया है। बीआरओ द्वारा किया गया है। बीआरओ पता है आपको? भारतीय आर्मी की एक शाखा है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वो भारत की सीमा पर सड़कें बनाने का काम करता है। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क, ऑलमोस्ट 17,000 फुट की ऊंचाई पर है। वो सड़क कहां पर है? खारदुंगला में। एकदम पक्की रोड है भाई, है ना। तो खारदुंगला। और एक और आप यहाँ पे चीज याद रख सकते हैं, मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। आप एक चीज और याद रख सकते हैं, नोट लगा के लिख देता हूं। विश्व की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क, विश्व की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क उमलिंगला दर्रे में स्थित है। उमलिंगला दर्रे में स्थित है। उमलिंगला दर्रे में स्थित है ना। और ये बेसिकली लद्दाख में स्थित दर्रा है। और यहां भी सड़क किसने बनाई है? बीआरओ द्वारा बनाई गई है। बीआरओ द्वारा बनाई गई है। ठीक है। तो देखिए ये सारे दर्रे आप किस राज्य में पढ़ेंगे? जम्मू कश्मीर। इसमें क्या नाम याद रखना है, नाम और राज्य का नाम, सीधा सवाल आता है। फिर देखो अपन दूसरा राज्य जो लेते हैं अब, वो मैं लेता हूं हिमाचल प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा ले रहा हूं मैं? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। देखो हिमाचल प्रदेश में पहला दर्रा मैंने लिखा था कौन सा? रोहतांग, है ना। दूसरा दर्रा मैंने लिखा था बारालाचला। और तीसरा दर्रा जो हम करेंगे इसमें वो है शिपकिला। तीसरा दर्रा कौन सा है? शिपकिला। ठीक है। तो रोहतांग दर्रा किस किस को कनेक्ट करता है? कुल्लू मनाली से लेह, है ना। बारालाचला हिमाचल प्रदेश में मंडी से लेह। शिपकिला दर्रा जो करता है एक्चुअली ये भारत
को तिब्बत, या आप लिख सकते हो चीन। शिपकिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? भारत को चीन से जोड़ता है। शिपकिला दर्रे की एक खास बात है, इस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती। सतलुज नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती। रोहतांग दर्रे के लिए आप एक और फैक्ट याद रख सकते हैं, मैं लिख देता हूं। रोहतांग दर्रे में भारत की दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल सुरंग स्थित है। अटल सुरंग कौन से दर्रे में है? अटल सुरंग आपको कहां मिलेगी? रोहतांग दर्रे में। इसकी जो लंबाई है अटल सुरंग की वो 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि अपने वो वाली जो थी कौन सी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, उसकी लंबाई कितनी थी? 9.2 किलोमीटर थी। तो हिमाचल प्रदेश में देखो आप ये 3 दर्रे याद रखना, रोहतांग, बारालाचला, शिपकिला। देखो है तो खूब सारे, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं ताकि मोस्ट ऑफ दी जो है अपन कवर कर सके। हिमाचल प्रदेश के बाद देखो आप आ जाओ सीधा कहां पर, हिमाचल प्रदेश के बाद आप आ जाओ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखो 3 दर्रे याद रखने हैं अपन को। उत्तराखंड में 3 दर्रे याद रखने हैं, माना, नीति और लिपुलेख। ये तीनों दर्रे जो हैं ये भारत को कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, वर्तमान चीन के अधिकार में है। कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। कैलाश पर्वत का आपने नाम सुना होगा, इसी के नीचे मानसरोवर झील स्थित है और बहुत सारे हिंदू यात्री जो है यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। बाकायदा इसके लिए आपको भारत सरकार के पास अप्लाई करना पड़ता है, फिर भारत सरकार लेके जाती है। तो भारत सरकार ये जो यात्रा लेके जाती है ना, वो लिपुलेख दर्रे से लेके जाती है। मैं लिख देता हूं, लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती। कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है। ये क्वेश्चन है, कभी आपसे पूछ ले कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कौन से दर्रे से होकर जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है, ठीक है। तो देखो हमने जम्मू कश्मीर किया, हिमाचल प्रदेश किया, उत्तराखंड किया, सीधा चलो अब सिक्किम। सीधा कहाँ चलेंगे अब अपन? सिक्किम में। चौथा राज्य जो हम करेंगे वो कौन सा है? वो राज्य है सिक्किम। देखो सिक्किम में 2 बड़े फेमस दर्रे हैं, एक तो है नाथुला, एक है जेलपला, ठीक है। नाथुला दर्रे की खासियत क्या है? यह भारत और चीन को जोड़ता है। भारत और चीन के मध्य सड़क मार्ग से जो अधिकांश व्यापार होता है वो कहां से होता है? नाथुला पास से होता है, नाथुला दर्रे से होता है। नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। जेलपला, यह भारत को चुंबी घाटी, देखो चुंबी घाटी भी वर्तमान तिब्बत में है। चुंबी घाटी तिब्बत चीन से जोड़ता है। ये घाटियों के ऊपर कई बार सवाल आता है भाई, घाटियों के ऊपर सवाल आता है, इसको ध्यान रखना। कौन सी घाटी कहां पे? चुंबी घाटी तिब्बत के अंदर स्थित है, वर्तमान चीन का भाग है। तो चुंबी घाटी से भारत को कौन जोड़ता है? जेलपला दर्रा। इसके बाद देखो आप एक राज्य और ले लो, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल भारत का सबसे नॉर्थ ईस्ट में है। अरुणाचल प्रदेश में देखो आप एक तो कर लो बॉमडिला, एक कर लो बुमला, एक कर लो यांगयाप। तीनों दर्रों में एक खास बात है, ये तीनों दर्रे भारत को तिब्बत और ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन क्या? चीन से जोड़ते हैं। तीनों दर्रे भारत और चीन को जोड़ते हैं। इसमें से अपने काम आएगा यांगयाप दर्रा। इसमें से कौन सा दर्रा काम आएगा? यांगयाप। इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से आती है, ठीक है, और वो इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से? यांगयाप दर्रे से। एक दर्रा आप और यहां पे कर लगते हैं जिसको कहते हैं दिफू या दिफेर, दिफू या दिफेर दर्रा। इसकी क्या खासियत है? यह भारत, चीन और म्यांमार के
ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ट्राई जंक्शन समझते हो ना, जहां पे तीन रास्ते आके मिलते हैं। तो यहाँ पे तीन रास्ते किसके आके मिलते हैं? भारत, चीन और म्यांमार के तीन रास्ते आकर मिलते हैं, इसलिए इसको ट्राई जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बॉमडिला, बुमला, यांग्याप और दिफू या दिफेर दर्रा, ये सब आप कौन से राज्य के लिए करेंगे? अरुणाचल प्रदेश के लिए। सिक्किम के लिए दो दर्रे करना, कौन कौन से? नाथुला और जेलपला। फिर लास्ट एक आखिरी दर्रा आप मणिपुर का कर लीजिए, है ना। मणिपुर के अंदर भी एक दर्रा है। मणिपुर के अंदर एक जो दर्रा है उसका नाम है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। तो यह दर्रा, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। जस्ट पड़ोसी राज्य कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, तो ये सारे दर्रे जो हैं ये हमने किसके लिए करे हैं? ये हिमालय के लिए करे हैं। एक चित्र मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर एक्स्ट्रा और भी किताब में कुछ लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चित्र के द्वारा आप बहुत सारे दर्रों को आप और स्टडी कर सकते हैं। ये एक अच्छा चित्र है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर एक चांगला, जाराला, है ना, क्वारा तांगला और भी कुछ दर्रे मिलेंगे, है ना। नाथुला, जेलपला, बॉमडिला, यांग्याप, ये सारे दर्रे आपको हिमालय में ही मिलेंगे। दोस्तों, हमने भारत के 5 भौतिक प्रदेशों की बात करी है। हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप समूह। इसमें से इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने हिमालय पर्वतमाला को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, एक कंप्लीट लेक्चर है, आपको किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस लेक्चर को पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। बाइलिंगुअल मैं बोलता ही बोलता हूँ, थोड़ा सा आप भी उसमें लिखने में थोड़ी फुर्ती रखिए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।